हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चों इस ऊष्मागतिकी में सबसे पहला टर्म आता है ऊष्मीय साम्यावस्था। ऊष्मीय साम्यावस्था और थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चों ऊष्मीय साम्यावस्था? यानी दो वस्तुएं कब ऊष्मीय साम्यावस्था में कहलाएंगी? बच्चों दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में कहलाएंगी यदि उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो। अब बच्चों ऊष्मा का आदान प्रदान किस पर डिपेंड करता है? ताप पर निर्भर करता है। ऊष्मा का आदान प्रदान दो वस्तुओं में केवल तभी नहीं होगा जब उन दोनों वस्तुओं का क्या हो जाए बच्चों? ताप समान हो जाए। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ जो है बच्चों क्या होगा? ताप समान होने से होगा, न कि ऊष्मा समान होने से। अर्थात अगर दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो उन दोनों वस्तुओं का ताप समान होगा, न कि उन दोनों वस्तुओं की ऊष्मा समान होगी। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ऊष्मीय साम्यावस्था तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी यदि उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो। दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी यदि उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो। यह केवल तभी संभव है जब उनका ताप समान हो। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ ताप समान होने से है, न कि ऊष्मा समान होने से। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ ताप समान होने से है, न कि ऊष्मा समान होने से। दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी यदि उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो, और यह केवल तभी संभव है जब उनका ताप समान हो। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ बच्चों ताप समान होने से होगा, न कि ऊष्मा समान होने से। मेरा मतलब यह है कि यदि दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी तो उन दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा बच्चों? ताप समान होगा। अब आता है बच्चों अपने पास ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। सबसे पहला नियम आता है बच्चों ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज़्लॉट।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों? ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या है कि यदि दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हों, यदि दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी। इसे क्या कहेंगे बच्चों? ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहेंगे। तो क्या लिखूंगा बच्चों इसमें मैं? यदि दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी। इसे बच्चों अपन ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास एक वस्तु ये ए है, ये दूसरी वस्तु बी है और ये तीसरी वस्तु सी है। ए सी के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है, बी भी सी के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो ये ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी। अब बच्चों आपको पता है कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है वो किस पर आधारित है? ऊष्मीय साम्यावस्था में। और ऊष्मीय साम्यावस्था का अर्थ क्या है? ताप समान होने से है। इसलिए अपन क्या कहेंगे बच्चों कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, तो नोट क्या याद रखना आपको? ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता है। यह ध्यान रखना बच्चों, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसको परिभाषित करता है? ताप को डिफाइन करता है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों अपने दिमाग में यह आता है कि इस ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को शून्यांकी नियम क्यों कहा गया? तो इसका लॉजिक यह है बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पहले ही दिया जा चुका था। और ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम यह कहता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर बाह्य कार्य नहीं किया जाए। अर्थात ऊष्मा का अगर स्वतः प्रवाह बच्चों होता है तो वो किधर से किधर होगा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। समझ में आ रहा है? अब बाद में यह पता चला कि यार अपने ताप को तो डिफाइन ही नहीं किया और ऐसे ही द्वितीय नियम दे दिया। यानी कुल मिला के पहले ताप को डिफाइन करना चाहिए था। तो जब अपन 1 नंबर 2 नंबर दे चुके तो अब क्या करें? अपन को यह भी पता है कि यह चीज पहले आनी चाहिए। यह सेम ऐसे ही है जैसे मान लो अपन किसी की जीवनी लिख रहे हैं, जैसे मान लो अकबर के बारे में अपन लिख रहे हैं, ठीक है, और अपन ये कहना चाहें कि इसने इतने साल की उम्र में पढ़ाई कंप्लीट की,
इतनी साल में उसको राजगद्दी मिली, इतनी साल के बाद ये युद्ध किए, उसने ये विकास कार्य किए, और बाद में अपन को पता चला कि इसका जन्म कब हुआ ये तो लिखा ही नहीं। तो जैसे मान लो अगर अपन ये लिखें कि आखिरी में ये लिखें कि इसका जन्म इतने साल में हुआ, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पुनर्जन्म हुआ हो। यानी कुल मिलाकर जन्म के बारे में अपन को सबसे पहले लिखना चाहिए था। अब अपने पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको 0 पॉइंट लगा के लिख दो। 1 2 3 से अपन स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्या करो आप, एक ही ऑप्शन है, उसको शुरू में 0 लगा के ये लाइन लिख दो कि अकबर का जो जन्म है वो इतने साल में हुआ। समझ में आ रहा है? तो सेम इस ऊष्मागतिकी के शून्यांक के नियम के साथ हुआ कि ताप को परिभाषित पहले करना चाहिए था, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दिया जा चुका था, इसलिए ये पहले आना चाहिए था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, जीरोथ लॉ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम का, चाहे वो शून्यांक नियम हो, चाहे प्रथम नियम हो, चाहे द्वितीय नियम हो, ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। हालांकि इन ऊष्मागतिकी के नियमों का कोई अपवाद नहीं है। ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं इनको सभी पालन, सब मतलब कहीं पर भी ये फॉल्ट नहीं है। लेकिन जैसे अपन किसी भी बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली प्रमेय है, अपन जो भी है उसको प्रथम सिद्धांतों का उपयोग करते हुए प्रूव करते हैं कि ये आई कैसे, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये भी आपको नोट ध्यान रखना है कि ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के किसी भी नियम को प्रथम सिद्धांतों से, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं किया जा सकता है। हाँ, यद्यपि यह जरूर है कि इन नियमों का कोई अपवाद नहीं है। अब आगे बच्चों अपन देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और बच्चों ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बताता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट, यह क्या कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा दो कार्यों में प्रयुक्त होती है। एक तो निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में, और एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के काम में प्रयुक्त होती है। जब अपन किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो निकाय को दी गई ऊष्मा दो कार्यों में यूटिलाइज्ड होती है, दो कार्यों में प्रयुक्त होती है। एक तो कार्य करने के रूप में, कार्य करने के लिए, और दूसरी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है। अब बच्चों ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये कुछ भी नहीं है, एक ऊर्जा संरक्षण नियम का ही परिणाम है। वास्तव में जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है बच्चों किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एक तो ये ध्यान रखें, ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है यह किस पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
बच्चों ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखना है बच्चों। अब बच्चों इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखने के लिए भी मैंने स्पेशल नोटेशंस का यूज किया है। कुछ के साथ में मैंने डेल्टा लगाया है और कुछ के साथ में मैंने डी लगाया है। वे राशियां जो पथ पर निर्भर करती हैं और जिनमें जो राशियां पथ पर निर्भर करती हैं उनका बच्चों आंशिक अवकलन किया जाता है, न कि पूर्ण अवकलन किया जाता है। और जो राशियां पथ पर निर्भर नहीं करती हैं उनका पूर्ण अवकलन किया जाता है। इसलिए जो राशियां पथ पर निर्भर करती हैं उनके साथ में डेल्टा लगाया गया है, और जो केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है, उसके साथ बच्चों डी लगाया गया है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें डेल्टा क्यू और जो डेल्टा डब्ल्यू हैं ये दोनों राशियां बच्चों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करती हैं। तो ये जो राशियां हैं वो पथ पर निर्भर राशियां हैं। और डी जो है ये केवल अवस्था फलन है, ये केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। पथ पर नहीं। यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कुल मिला के अभी कैसे अपन कहेंगे, बाद में प्रूव करेंगे कि ऊष्मागतिकी में जो कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है। कैसे करता है ये अपन प्रूव करेंगे, लेकिन एक बार तो अपन इक्वेशन को देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सी राशि पथ पर निर्भर करती है और कौन सी पथ पर निर्भर नहीं करती है। जिसके साथ में डेल्टा लगा हुआ है बच्चों वो पथ पर निर्भर राशियां हैं, और जिसके साथ डी लगा हुआ है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। अब बच्चों ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है इसको लागू करने के लिए अपन को क्या करना होगा, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू और डी यू, इनके बारे में इंडिविजुअली डीप में पढ़ना पड़ेगा। कैसे? एक तो जैसे कार्य है, ठीक है, कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कार्य ज्ञात करेंगे। दूसरा अपन ने यह देखा कि कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होंगी, कब कार्य पॉजिटिव होगा, कब कार्य निगेटिव होगा। तीसरा अपन देखेंगे चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा और उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी। फिर अपन देखेंगे कि कार्य की पथ पर निर्भरता देखेंगे कि वास्तव में कार्य पथ पर निर्भर करता है कैसे, ये अपन प्रूव करेंगे। इसी टाइप से बच्चों अपन ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन में रखते समय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें इक्वेशन में रखते समय सभी राशियों को चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक की चिन्ह परिपाटी भी अपने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों अपन कार्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे कार्य या
डेल्टा डब्ल्यू। इसके लिए बच्चों अपन ये देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था है और इस पिस्टन का जो काट क्षेत्रफल है बच्चों वो A है और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है इसका दाब P है। निश्चित है कि इस गैस द्वारा इस पिस्टन पर जो बल लगाया जाएगा वो इधर होगा और F जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा, P इंटू A, क्योंकि जो दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसलिए बच्चों बल बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू A। और मान लेते हैं कि इसके कारण इस पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चों dx है। इस बल के कारण पिस्टन dx विस्थापित हो जाता है, तो बच्चों इस dx विस्थापन में किया गया कार्य डेल्टा W जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू dx। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, या आप कहेंगे PA इंटू dx। अब बच्चों A इंटू dx ये आयतन में परिवर्तन हुआ और ये बना बच्चों PdV। अब यदि मान लो इसका गैस का जो आयतन है बच्चों V1 से लेकर V2 तक होता है, तो किया गया कुल कार्य, यदि गैस के आयतन में परिवर्तन, यदि गैस का आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित हो, यदि गैस का आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित हो तो किया गया कुल कार्य W इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन PdV V1 से लेकर V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया बच्चों W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। अब यदि बच्चों अपन P और V के बीच में ग्राफ खींचें और सपोज करो कि ये मेरे को ग्राफ प्राप्त होता है, ये प्रारंभिक आयतन मेरे पास V1 है और ये अंतिम आयतन V2 है। अब यदि बच्चों मैं इस PV वक्र का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करूंगा मैं, और इस अल्पांश ये बच्चों मेरे पास dV है, तो जो इसका एरिया होगा dA, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल जो होगा बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, अल्पांश का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसलिए बन जाएगा P इंटू dV। अतः वक्र द्वारा परिबद्ध कुल क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा PdV, इन छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके उसको वापस जोड़ेंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। कहां से कहां तक करेंगे अपन, V1 से लेकर V2, और ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 तथा 2 से ये स्पष्ट हुआ कि W इक्वल टू A। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हुआ बच्चों, W इक्वल टू A, अर्थात PV वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है। अगर आपको P और V के बीच में ग्राफ दे दिया जाए,
P और V के बीच में क्या दे दिया जाए, ग्राफ दे दिया जाए। और अगर आपको कार्य के बारे में पूछा जाए तो कार्य कैसे निकालेंगे, PV वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है। अतः स्पष्ट है कि PV वक्र तथा आयतन अक्ष या V अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है। अतः स्पष्ट है कि PV वक्र तथा आयतन अक्ष यानी V अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल कार्य को व्यक्त करता है। अब बच्चों अपन इसके लिए देखते हैं कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी। कार्य के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। कार्य के लिए क्या देखेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी देखेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। ध्यान दो बच्चों, आपको यह पता है कि जो डेल्टा W होगा वो क्या होगा बच्चों, PdV। अब यहां से देखने वाली बात है, ये dV क्या है, आयतन में परिवर्तन। आयतन में वृद्धि होने पर कार्य धनात्मक, जबकि आयतन में कमी होने पर कार्य ऋणात्मक होगा। तो बच्चों अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक गैस का जो आयतन है वो 1 लीटर से बढ़कर 5 लीटर हो जाता है, मीन्स आयतन में वृद्धि हो रही है तो कार्य पॉजिटिव होगा, और 5 लीटर से घटकर 1 लीटर हो जाता है तो कार्य नेगेटिव होगा। मीन्स जब आयतन में वृद्धि हो रही है तो मीन्स प्रसार हो रहा है गैस का, और आयतन में कमी हो रही है तो क्या होता है, संपीड़न। तो श्योर है कि प्रसार में कार्य हमेशा धनात्मक होगा और संपीड़न में कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। तो बच्चों पहली चिन्ह परिपाटी यहीं से निकल के आती है कि आयतन में वृद्धि होने पर, आयतन में वृद्धि होने पर, और आयतन में वृद्धि होने का मतलब है बच्चों प्रसार। आयतन में वृद्धि होने पर कार्य धनात्मक, जबकि आयतन में कमी होने पर, और आयतन में कमी होने को क्या कहेंगे बच्चों, संपीड़न। आयतन में कमी होने पर कार्य ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है, आयतन में वृद्धि होने पर कार्य धनात्मक, जबकि आयतन में कमी होने पर कार्य ऋणात्मक होता है। अब ये या तो डाटा देगा और या फिर ग्राफ देगा, तो ग्राफ में अपन देखकर ये पता लगाएंगे कि वास्तव में गैस का प्रसार हो रहा है या संपीड़न हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। या तो आपको ये देगा कि 1 लीटर से 5 लीटर हो जाता है, या फिर आपको उसको व्यक्त करने के लिए ग्राफ देगा, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। सेकंड, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक।
अपन ये मान के चलते हैं कि जब निकाय कार्य करता है तो प्रसार होता है, और निकाय पर कार्य करेंगे यानी संपीड़ित करने के लिए निकाय पर कार्य करना पड़ता है। इसलिए ये माना जाता है कि निकाय द्वारा, अगर आपको वर्ड लिखा आता है निकाय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो या निकाय पर किया गया कार्य ज्ञात करो, तो ध्यान देना बच्चों, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जबकि निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जबकि निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जबकि निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जबकि निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये बच्चों अपने कार्य के लिए आ गई चिन्ह परिपाटी। अब बच्चों अपन देखेंगे कि चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है। ध्यान दें बच्चों, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, चक्रीय प्रक्रम में कार्य के बारे में देखेंगे। अब बच्चों चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति समान हो जाए उसको बच्चों क्या कहेंगे? चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। तो ध्यान दें थोड़ा सा, सपोज करो बच्चों अपने पास ये मैं एक पीवी डायग्राम बना रहा हूं। पहले एक निकाय को ए से बी तक विस्थापित किया जाता है, फिर इसको इस दूसरे पथ द्वारा बी से ए तक वापस लाया जाता है। ये पथ फर्स्ट है और ये पथ बच्चों सेकंड है, बी से ए वाला पथ। ठीक है, आपको ये पता है कि जब ए से बी तक विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य इस पीवी वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्य परिबद्ध इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। और बच्चों आपको यह भी पता है क्योंकि आयतन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आयतन में वृद्धि हो रही है, इसलिए निश्चित रूप से कार्य कैसा होगा बच्चों? धनात्मक होगा। अब जब अपन बी से ए तक, ध्यान देना, अगर बी से ए तक इसको मैं क्या करता हूं? वापस लेके जाता हूं तो आयतन में कमी हो रही है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और यह ऋणात्मक कार्य इस नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए बच्चों क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्षेत्रफल तो एक दूसरे को निरस्त कर दिए और इस लूप में परिबद्ध क्षेत्रफल शेष बचा रहेगा। अतः चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, ध्यान देना बच्चों, अतः स्पष्ट है कि चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य प्रक्रम में बनी लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य प्रक्रम में बनी लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य प्रक्रम में बनी लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बच्चों इसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी? चक्रीय प्रक्रम के लिए चिन्ह परिपाटी कुछ अपन अलग देखते हैं कि लूप के क्लॉकवाइज होने पर, बच्चों ये क्लॉकवाइज लूप है,
इसलिए नेट कार्य कैसा बच रहा है, पॉजिटिव। लूप के क्लॉकवाइज होने पर कार्य पॉजिटिव, जबकि एंटी क्लॉकवाइज होने पर कार्य निगेटिव होता है। तो चिन्ह परिपाटी क्या हुई बच्चों, लूप के क्लॉकवाइज होने पर कार्य पॉजिटिव, जबकि एंटी क्लॉकवाइज होने पर कार्य निगेटिव होता है। लूप के क्लॉकवाइज होने पर कार्य पॉजिटिव, जबकि एंटी क्लॉकवाइज होने पर कार्य निगेटिव होता है। तो ये बच्चों अपन को देखना है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। एक बार बच्चों अपन देखते हैं कार्य की पथ पर निर्भरता देखते हैं, और उसके बाद अपन क्या है इस कार्य पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार ये और देख लेता हूं कि कार्य की पथ पर निर्भरता। कार्य की पथ पर निर्भरता। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास एक निकाय है, इसको पीवी वक्र पर अपन क्या करते हैं ए से सी तक इन 3 पथों से विस्थापित करते हैं। पहला जो पथ है वो ABC है, ये पहला पथ है। दूसरा पथ बच्चों AC है, और तीसरा पथ जो है बच्चों ADC है, ये तीसरा पथ है, ठीक है। क्या करते हैं अपन एक निकाय को A से C तक विभिन्न पथों ABC, AC और ADC से विस्थापित किया जाता है। अब बच्चों इन वक्रों को मैं तोड़कर यहां पर वापस लिख रहा हूं। देखो पहले मैं ABC पथ को लिखता हूं, A, B और C। ABC पथ पर आप जा रहे हैं, और इस वक्र द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा ये बच्चों W1 है। इस वक्र द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो बच्चों A1 है, क्योंकि पीवी वक्र और आयतन अक्ष तक परिबद्ध क्षेत्रफल लेंगे। इसी प्रकार बच्चों जब आप A से C तक जाते हैं, A से C तक आप सीधा गए, तो इसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो ये होगा, और ये A2 है। और तीसरा जो पथ है बच्चों वो है ADC। आप A से लेकर C तक जा रहे हैं, और ये पथ है ADC, और इस वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आयतन अक्ष तक का बच्चों ये होगा, और ये है A3। और स्पष्ट है इन वक्रों को देखने से आपको पता चल रहा है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन होगा A2, और ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों A3। स्पष्ट है कि A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 होगा। इंप्लाई मैं ये कह सकता हूं कि W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3 होगा। अर्थात निकाय को अलग अलग पथों से A से C तक विस्थापित करने के लिए कार्य का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अतः क्या कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी में स्पष्ट है कि ऊष्मागतिकी में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है।
निकाय को अलग अलग पथों पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अतः ऊष्मागतिकी में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अतः ऊष्मागतिकी में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। निकाय को अलग अलग पथों पर ए से सी तक विस्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अतः ऊष्मागतिकी में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो ये बच्चों हुई कार्य की पथ पर निर्भरता। अब बच्चों इस कार्य पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।